नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में गठबंधन, दो दलों का गठबंधन अक्सर ज़्यादातर होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जैसा होता है, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। अगर ऐसा गठबंधन ना हो तो वो ज़्यादा समय तक चलता नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गठबंधन जो है एक पार्टी के लिए, अगर दूसरी पार्टी बहुत बड़ी है और आप जूनियर पार्टनर की भूमिका में हैं, तो आपकी ग्रोथ को रोक देती है, आपके विकास को रोक देती है, आपके विस्तार को रोक देती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा कई बार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कई पार्टियों के साथ किया है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कभी अन्ना द्रमुक, कभी द्रमुक, इन्हीं दो पार्टियों से गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ती रही है या चुनाव के बाद सरकार में शामिल होती रही है। मैं सरकार में शामिल होने की बात कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा मामला जो है वो केंद्र सरकार को लेकर हो। यही हालत कांग्रेस की तमिलनाडु में है। वो भी जो है किसी न किसी दो में से एक जो क्षेत्रीय दल है, द्रमुक और अन्ना द्रमुक, उनकी पिछलग्गू बनी रहती है। 1967 में यानी 1962 में आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी। 1967 में चुनाव हारी विधानसभा का। उसके बाद से कांग्रेस कभी लौट कर नहीं आई और उसके बाद से कांग्रेस का जो हाल है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं कांग्रेस के हाल पर या क्यों उसकी ये दुर्दशा हुई, आज क्या है, क्या संभावना है, इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में यानी इसी महीने जो तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उनके जो नतीजे आए। नतीजे देखकर आपने भी हेडलाइन देखी होगी। हेडलाइन तो यही कहती है कि द्रमुक की जो है भारी जीत हुई है। सभी कॉरपोरेशंस जो हैं उसने जीत लिए, मतलब अपने एलाइज के साथ। 21 में से 17 कॉरपोरेशन डीएमके ने जीता है और बाकी उसके जो एलाइज हैं उनकी जीत हुई है। एआईडीएमके का पूरी तरह से सफाया हो गया है और ये तीसरा चुनाव है। पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में डीएमके ने एआईडीएमके का सफाया किया। याद रखिए 2019 का लोकसभा चुनाव जयललिता के देहांत के बाद हुआ था, तो उस चुनाव में सफाया हुआ। उसके बाद 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी भारी जीत हुई द्रमुक की। अब ये स्थानीय निकाय के चुनाव, तो एआईडीएमके का इस तरह से सफाया हो जाएगा, ये शायद डीएमके को भी उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन वो आश्चर्य की बात नहीं है कि एआईडीएमके का क्या हुआ। एआईडीएमके में जयललिता के निधन के बाद से अंदरूनी झगड़े बहुत हैं, नेतृत्व को लेकर सवाल हैं, कई गुट बन गए हैं और आपस में ही झगड़ा चलता रहता है। एआईडीएमके एनडीए का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एआईडीएमके मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव के बाद एआईडीएमके का नेतृत्व इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजेपी उसके लिए लायबिलिटी बन गई थी। बीजेपी के कारण वो और ज़्यादा हारे। शायद उतनी बड़ी हार उनकी ना होती अगर बीजेपी को साथ न लिया होता। तो उनके मन में है कि ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, ये हिंदू पार्टी है। इसको लेकर तमिलनाडु की राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये बात जो है आपको और ज़्यादा महसूस होगी अगर आपको तमिल आती है और आप तमिल मीडिया को फॉलो करते हैं। तमिल मीडिया को, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो कीजिए, चाहे सोशल मीडिया को। द्रमुक के लिए आपको भारी समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी से एक तरह की नफरत जैसा माहौल मिलेगा, मजाक उड़ाना। इस चुनाव में भी तमिलनाडु में बीजेपी के कई नेताओं से दोस्ती करके उनके इंटरव्यू लिए गए। उसका मकसद ये था कि इनका मजाक उड़ाना है, इनको घेरना है, इनको कहीं गलत उसमें दिखाना है, उसको गलत रूप में पेश करना है। ये सब इस चुनाव में भी हुआ। ये चुनाव भी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एआईडीएमके और बीजेपी में गठबंधन की बातचीत चल रही थी। बीजेपी जो है लगभग बराबरी का हिस्सा चाहती थी। डीएमके को लग रहा था कि ये तो हमारे लिए जो है आत्महत्या जैसा हो जाएगा। तो बातचीत चल रही थी। आखिर में एआईडीएमके ने कहा कि हम बीजेपी की कोई मांग नहीं मानेंगे और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 4 दिन पहले बीजेपी इस अलायंस की बातचीत से निकल गई बाहर और तय किया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे।
अब तमिलनाडु जैसे राज्य में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबको पता था कि नतीजा क्या होगा, लेकिन जो नतीजा आया है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है। कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हैसियत तमिलनाडु में इस चुनाव से पहले क्या थी, उसकी रोशनी में आप देखेंगे तब आपको लगेगा। और बीजेपी की इस परफॉर्मेंस से एआईडीएमके ही नहीं, एआईडीएमके से ज़्यादा डीएमके की लीडरशिप चौंकी हुई है। उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक नेशनल पार्टी डीएमके जो द्रविडियन पॉलिटिक्स थी उसमें घुसने की कोशिश कर रही है, इनरोड बना रही है और दिखाई दे रहा है कि वो आगे उसका विस्तार होने वाला है। अब ये सब हुआ है किसकी वजह से, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या आया है। तो 1374 कॉरपोरेशन वार्ड्स में से बीजेपी को 22 में जीत मिली है। इसके अलावा 2843 म्यूनिसिपल वार्ड्स में से 56 में जीत मिली है। 7621 टाउन पंचायतों में से 230 में जीत मिली है। मतलब कुल 308 सीटें बीजेपी जीती है और उसका वोट परसेंटेज पहली बार 75 साल में पहली बार 5% के ऊपर गया। और ये जीत उसको वोट मिले हैं ये पूरे राज्य में मिले हैं। हालांकि सबसे बड़ी जीत जो है बीजेपी की कन्याकुमारी में हुई है, इसके बावजूद बीजेपी को वोट पूरे राज्य में मिले। ये डीएमके के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। बीजेपी किसी एक ज़िले तक या एक कॉरपोरेशन तक सीमित रहती तो डीएमके के लिए उतनी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य में उसको समर्थन मिला है वो डीएमके के लिए ज़्यादा चौंकाने वाला है। एआईडीएमके का पूरा सफाया हो गया है। तो तमिलनाडु में इन चुनावों के बाद एआईडीएमके की जितनी बात हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा बीजेपी की चर्चा हो रही है कि ये हुआ कैसे, चमत्कार हुआ कैसे। पार्टी के नेशनल लीडरशिप ने इस चुनाव पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं रखा। उनको पता था कि इस चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है, इसलिए सब कुछ जो है स्टेट यूनिट पर छोड़ दिया था। तो जब एआईडीएमके से बातचीत टूट गई नामांकन की आखिरी तारीख से 4 दिन पहले, उसके बाद 4 दिनों के अंदर पूरे राज्य में 5480 उम्मीदवार पार्टी ने खड़े कर दिए। वो तो चुनाव लड़ने की इतनी सीटों पर तैयारी ही नहीं थी, पूरी सीटों पर तो कोई तैयारी नहीं थी। तो लगभग 45 से 50% सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ी, तब ये रिजल्ट आया है। कोई तैयारी नहीं, तैयारी करने का मौका नहीं मिला। नॉमिनेशन के बाद 18 दिन प्रचार का मिला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जीत की अहमियत क्या है। ये तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की पहली बड़ी दस्तक है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में तमिलनाडु में उस स्थिति में पहुंचने वाली है जहां वो पश्चिम बंगाल में पहुंची थी। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 2016 में सिर्फ 10% वोट मिले थे। वहाँ से वो अब जो पहुँची है 77 सीटें जीती थी इस विधानसभा चुनाव में। तो ये शुरुआत जो है, अब इसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व का भी ध्यान जाएगा। अब सवाल है कि ये सारा चमत्कार हुआ कैसे। भारतीय जनता पार्टी की जो तमिलनाडु की यूनिट है, ज़रा सा पिद्दी सी यूनिट, उसमें आपस में इतने झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, ये सब कुछ था। इस बीच में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैसला किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। के अन्नामलाई निहायत साधारण जीवन बिताने वाले व्यक्ति, डेड ऑनेस्ट, और किसी से झगड़ा, किसी से तल्खी का व्यवहार नहीं करते। एआईडीएमके से जब ये बातचीत टूट गई उसके बाद उन्होंने एक भी बयान एआईडीएमके के खिलाफ नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा कि हमको धोखा दिया, हमको बात में उलझा के रखा, मौका नहीं दिया और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। हमने जो है इनकी सरकार जो राज्य में चलाई, कि केंद्र में हमारी सरकार थी उस समय, जब जयललिता के निधन के बाद मुश्किल में थी पार्टी, तब मदद की थी, ये सब कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया।
उन्होंने कहा कि हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और अन्नामलाई का जो व्यवहार है उससे उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, उनके विरोधी भी चकित हैं। वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह इस तरह की राजनीति करने वाला तमिलनाडु में अभी तक दिखा नहीं था कोई व्यक्ति, और जिसकी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं हो। आमतौर पर होता है छोटी पार्टियों के लोग बड़ा हल्ला गुल्ला मचाते हैं और जो है आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह की बातें करते हैं। ऐसा कुछ के अन्नामलाई ने नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए, किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी हो, ये बीजेपी के लिए ही नहीं है, जब तक अच्छी स्टेट लीडरशिप न मिले, लोकप्रिय स्टेट लीडर न मिले, जब तक संगठन को समझने वाला, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला नेता न मिले, तब तक राज्य में पार्टी के बढ़ने की, विस्तार की संभावना बहुत कम होती है। ये बहुत रेयर होता है कि पार्टी के नेशनल लीडरशिप जो है वो राज्य में जाकर उस स्टेट में पार्टी का विस्तार करे, और ये सभी पार्टियों के लिए है। बीजेपी ने एक सही फैसला लिया के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। देखिए, अलायंस में मैं जो शुरू में बात कह रहा था, पंजाब में देखिए अकाली दल से अलायंस के कारण बीजेपी की ग्रोथ रुक गई। बीजेपी कभी राज्य में 3 लोकसभा और 23 विधानसभा सीटों से ज़्यादा लड़ी नहीं। एक समय 36 कुछ समय के लिए 1-2 चुनाव में लड़ी थी। वहाँ उस इतने चुनाव क्षेत्र से बाहर उसका संगठन ही नहीं बन पाता। इसी तरह से देखिए हरियाणा में जनता दल, लोक दल, कभी कभी जो है देवीलाल की पार्टी, कभी चौटाला की पार्टी, उनकी पिछलग्गू बनी रही। एक जूनियर पार्टनर के रूप में कुछ सीटें मिल जाती थी। पार्टनरशिप तोड़ दी, अकेले लड़ी, दूसरी बार सरकार आई। महाराष्ट्र शिवसेना की जूनियर पार्टनर थी, बरसों दशकों तक रही। तय किया कि अब ये गठबंधन नहीं चलाना, 2014 में तोड़ दिया विधानसभा में और अकेले लड़े, 122 सीटें लेकर आए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, सरकार बनी। दूसरी बार भी बनती अगर शिवसेना ने धोखा न दिया होता, फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, सरकार भले न बन पाई हो। तो ये जो है, ये समझने की ज़रूरत होती है कि कौन सा समय है, कि अब ये समय आ गया है कि हमको इस गठबंधन से बाहर निकलना है और अपने हाथ पैर फैलाने हैं। ये होता है अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी, जो ये समझ सके टाइमिंग को। देखिए, राजनीति में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो तमिलनाडु में जो ये फैसला लिया, महाराष्ट्र में, पंजाब में तो एक तरह से फेट अकम्पली की तरह आया कि मतलब आपके सामने और कोई विकल्प बचा नहीं था। हालांकि निकलना चाहते थे आप, फिर भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, वो अकाली दल ने ही दे दिया। इसी तरह से हरियाणा में आपने फैसला लिया, महाराष्ट्र में आपने फैसला लिया, अब तमिलनाडु में फैसला लिया। अब इस फैसले के बाद संकट अन्ना द्रमुक पर आने वाला है और स्थिति द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के लिए खराब होने वाली है। खराब इसलिए होने वाली कि उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है। अभी कोई बीजेपी इतनी बड़ी चैलेंजर नहीं बनने जा रही कि अगले चुनाव में भी उनको हरा दे, लेकिन उनको मालूम है कि इस पार्टी की केंद्र में सरकार है। केंद्र में सरकार है तो इसके पास नेशनल लीडरशिप की एक पूरी टीम है, जिसके आने से पार्टी के विस्तार में मदद मिलेगी, पार्टी को हर तरह की सहायता मिलेगी। तो उसके बहुत तेज़ी से विस्तार की संभावना है। दूसरी जो छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं तमिलनाडु में, उनकी जो स्थिति है, उनको भी दिखाई देगा कि ये आगे बढ़ती हुई पार्टी है। तो उसके कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर पर उसके नेता, वो बीजेपी की ओर आएंगे। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया इन स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। और आपको आने वाले दिनों में, यानी आने वाले दिनों से मेरा मतलब है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी असली झलक दिखाई देगी। तो डीएमके के लिए अब एआईडीएमके से ज़्यादा जो है बड़ी चुनौती वो भारतीय जनता पार्टी पेश करने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है। दक्षिण में उसका तमिलनाडु में जो है पैर जमना, इससे कई गुना ज़्यादा बीजेपी ने कोशिश की, संसाधन लगाए, सब कुछ किया केरल में।
वो कामयाबी नहीं मिल पाई बीजेपी को केरल में जो तमिलनाडु में मिली है। और तमिलनाडु में मिली है उसमें सबसे बड़ा जो है, उस सबसे बड़ी भूमिका उसके नए प्रदेश अध्यक्ष की है। तो एक अच्छा नेता, एक ईमानदार नेता, और आप ये भी देखिए राजनीति देश की बदल रही है कैसे। अन्नामलाई ईमानदार हैं, इस वजह से उनको समर्थन मिल रहा है, इस वजह से पार्टी का वर्कर उनकी ओर देख रहा है। मालूम है कि ये अपना घर भरने के लिए नहीं आए, हमारी चिंता नहीं करेंगे, अपना घर भर लेंगे, ये भावना बीजेपी के वर्कर के मन में नहीं आने वाली है। उनका रहन सहन, जीवन शैली जो है जितनी साधारण है, वो भी राजनीति में एक तरह का उदाहरण है। तो तमिलनाडु से ये जो हवा उठ रही है, ये पूरे दक्षिण में फैलने की इसकी पूरी संभावना है। तो तमिलनाडु दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया दरवाज़ा खोलेगा, ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है। हालांकि अभी समय है, लंबा समय लगेगा, बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी की चुनौती इसलिए भी है कि जिस तरह से MK स्टालिन की सरकार काम कर रही है, मंदिरों को गिरा रही है, जिस तरह से सिर्फ हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश क्या हुई, रोक लगाई गई कोरोना के दौरान। हिंदू त्योहारों से, मंदिरों से, हिंदुओं से जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, वो दरअसल ज़मीन तैयार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की। MK स्टालिन के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी चुनौती होगी। उनका जो नया प्रेम, कम से कम इस चुनाव के बाद जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, अंदर मन में रहा होगा, वो जिस तरह से ईसाई धर्म के प्रति, ईसाइयों के प्रति दिख रहा है कि वो मानते हैं कि उनकी सरकार बनाने में ईसाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज भी तमिलनाडु में हिंदू आबादी ईसाइयों से कई गुना ज़्यादा है। ये DMK और MK स्टालिन दोनों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।